हेलो एवरीवन, मैं मिस्टर रोहित स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल जिसका नाम है खुशी कोचिंग क्लास। जैसे कि आप सभी जानते हैं, इस क्लासेस के माध्यम से 12th क्लास की स्टेज को स्टार्ट कर रखा है, जिसमें हम लगभग सभी टॉपिक को डिस्कस करते हुए सभी टॉपिक को डिस्कस करते हुए जा रहे हैं। और आज हम एक बहुत ही प्यारे से टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है गॉस लॉ। ठीक है, आज हम गॉस लॉ को पढ़ेंगे। दूसरा, हमने पिछले वाले लेक्चर में क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पढ़ा था हमने। किसी भी यानी कि 2D सरफेस जितने भी हमारे पास में होंगी, जितनी कुछ शेप भी मैंने उसमें हम डिस्कस करते, बहुत सारे टॉपिक को डिस्कस किया है हमने इसमें कि हमारे पास में किसी भी प्रकार की शेप होती है और उन शेप के अंदर यदि हम किसी भी चार्ज को रख देते हैं तो उनमें से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर निकलता है, क्योंकि हमने अभी तक इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी को पढ़ा। इंटेंसिटी को पढ़ने के बाद हमने फ्लक्स को पढ़ना है, यानी किसी भी यानी कि क्लोज हमारे पास में कोई सरफेस है या कोई हमारे पास में बॉडी है, ये हमारे पास में कोई भी शेप या साइज का कोई भी हमारे पास में बॉडी होगी, यदि उस बॉडी के अंदर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि प्लस क्यू चार्ज को रख देते हैं तो उसमें से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ज्ञात करना होता है। और उसके लिए हमारे पास में दो फॉर्मूले हैं हमारे पास में। एक तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो हमारे पास में जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है, कौन सा? एक हमारे पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ज्ञात करने के लिए हमारे पास में एक फॉर्मूला है, फाई इक्वल्स टू ई डॉट डी ए। ठीक है, आप सभी ने पढ़ा है। इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, ये हमारे पास में मैथमेटिकल फॉर्मूला है। क्या है? मैथमेटिकल फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ज्ञात करने के लिए मैथमेटिकल फॉर्मूला है हमारे पास में। दूसरा, आज हमें गॉस लॉ को पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि वो भी हमारे पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ज्ञात करने का फॉर्मूला है, क्योंकि वो भी बताते हैं कि किसी भी क्लोज सरफेस में से निकलने वाला अभिलंबत जो हमारे पास में किसी भी बंद पृष्ठ से अभिलंबत गुजरने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है हमारे पास में 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, हमारे पास गॉस लॉ ने ये सब बताया। तो आज हम 3D सरफेस को पढ़ेंगे। 2D सरफेस को मैंने पहले पढ़ चुके हैं, तो थोड़ा सा आज हमें पहले से पढ़ना है गॉस लॉ, और उसके साथ में इलेक्ट्रिक फ्लक्स को भी डिस्कस करूंगा मैं। ठीक है, तो बड़े प्यार से डिस्कस करेंगे आज से। तो चलिए कॉपी पेन उठाइए और नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए ज़रा, आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले गॉस लॉ को। टॉपिक है हमारा गॉस लॉ। गॉस लॉ को पढ़ेंगे भी और उसे प्रूव भी करेंगे आज। गॉस लॉ, देखिए ज़रा, सबसे पहले पता होना चाहिए हमें गॉस लॉ होता क्या है। देखिए, गॉस लॉ ने क्या कहा कि मान लीजिए हमारे पास में कोई भी हमारे पास में 3D सरफेस, यदि 3D कोई बॉडी है हमारे पास में, मान लीजिए हमारे पास में कोई 3D बॉडी है। ठीक है, ये हमारे पास में क्या है? 3D सरफेस। ठीक है, यदि मैं इसमें अंदर, इस बात को ध्यान रखना, यदि इसके अंदर मैं कहीं पर भी कोई चार्ज क्यू रख देता हूँ, प्लस क्यू चार्ज रख देता हूँ, तो इस बॉडी से बाहर निकलने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो कितना होगा हमारे पास में? Q/ε0। यानी कि किसी भी बॉडी में से निकलने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो कितना होगा? अभिलंबित इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो निकलने वाला होगा हमारे पास में कितना होगा? Q/ε0। तो इन्होंने इसको लेकर के एक डेफिनेशन दी हमारे गॉस लॉ ने, मतलब गॉस लॉ ने एक डेफिनेशन दी जो कि बहुत प्यारी सी है। ठीक है, इन सभी टॉपिक को धीरे धीरे अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। उससे पहले पढ़ेंगे हम गॉस लॉ की डेफिनेशन को। देखिए जरा, गॉस लॉ ने क्या कहा? The total normal electric flux, diverging through a closed surface, is equals to 1/ε0 times the net charge enclosed within the surface. गॉस लॉ ने क्या कहा कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला अभिलंबित विद्युत क्षेत्र पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। क्या कहा उन्होंने
कि किसी भी बंद पृष्ठ से अभिलंबित गुजरने वाला जो हमारे पास में विद्युत फ्लक्स होगा यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, इसके लिए इन्होंने एक फॉर्मूला दिया हमारे पास में, फ्लक्स बराबर होता है हमारे पास में क्लोज सरफेस। इसका मतलब है कि हमारे पास में जो पृष्ठ है यानी कि जो हमने सरफेस लिया वो हमारे पास में बंद है, यानी कि सरफेस हमारे पास जो क्लोज्ड है, ई डॉट डी एस, डी ए ले लो, डी ए ले रखा है ना, डी ए बराबर Q/ε0। ये हमारे पास में गॉस लॉ का फॉर्मूला है, इससे हम अभी प्रूव भी करेंगे कि किसी भी बंद पृष्ठ से यानी क्लोज सरफेस से गुजरने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो मान होता है वो हमारे पास में क्या होगा, Q/ε0। ठीक है, अभी इससे मैं अभी आपको एक शेप के साथ में इसे डिस्कस भी करेंगे, इसे प्रूव भी करके दिखाएंगे कि हाँ ऐसा होता है। वैसे गॉस थ्योरम का कोई प्रूफ है नहीं, काफ़ी पढ़ने के बाद मुझे भी अब पता लगा है, पहले मैंने भी 12th क्लास में प्रूव किया था, लेकिन 12th क्लास में प्रूव करने के लिए आ जाता है तो कोई नहीं, मैं से भी प्रूव करके दिखाऊंगा आप सभी को। ठीक है, डेफिनेशन है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। डेफिनेशन मैं एक बार से दोबारा से रिवाइंड कर देता हूँ। द टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक फ्लक्स डाइवर्जिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल्स टू 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज एनक्लोज्ड विद इन द सरफेस। ठीक है, यानी कि हमारे पास में जो भी हमारे पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो मान होगा हमारे पास में वो कितना होगा, Q/ε0 टाइम्स। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं इसके प्रूफ की, गॉस थ्योरम के प्रूफ की। देखिए अब गॉस थ्योरम के प्रूफ को हम कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास में ये कोई प्लस Q आवेश है। ठीक है, आप सभी को मैंने क्या कहा कि हमारे पास में कोई भी क्लोज सरफेस होना चाहिए। ठीक है, तो हमने इसके चारों और एक, आप सभी को पता है कि हमारे पास में जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कुछ इस प्रकार से होता है, लेकिन हमने क्लोज सरफेस को, क्लोज स्फीयर को इसके चारों ओर बना दिया। ठीक है, जिससे हम क्या करेंगे, हम ज्ञात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, यानी कि इस बंद सरफेस से, इस क्लोज स्फीयर से निकलने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्ञात करना है। ठीक है, और जब इसमें टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्ञात कर लेंगे हम दो टाइप से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ज्ञात करेंगे। कैसे, एक तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फॉर्मूले से और दूसरा हमारे पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फॉर्मूले से हम इसे ज्ञात करेंगे, दूसरा निकालेंगे क्या हमारे पास में कि इतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे से आता है, यानी कि इतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी क्लोज सरफेस से निकलता है। ठीक है, देखिए कैसे, आप सभी ने, मैंने कहा कि मैंने एक क्लोज स्फीयर लिया। क्या लिया मैंने, एक क्लोज स्फीयर लिया, 3D सरफेस है, ध्यान रखना ये क्या है हमारे पास में भी 3D सरफेस, ये शेप जो है हमारे पास में, आकृति जो है हमारे पास में 3D है। ठीक है, दूसरा मैंने कहा R दूरी पर उपस्थित एक पॉइंट मैंने P मान लिया। क्या माना, एक पॉइंट P, जहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान ज्ञात करना है। ठीक है, आप सभी ने इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को मैंने आप सभी को पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को जब मैंने पढ़ाया था तो बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की हमारे पास में डेफिनेशन क्या थी कि E बराबर 1/4πε0 Q/r²। यही था ना हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, हमारे पास में वही था। ठीक है, उसे याद रखना भी उसका काम है हमारे पास में। अब देखिए हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान ज्ञात करना है प्लस Q आवेश के कारण। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ज्ञात करने के लिए हमने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था बाय द डेफिनेशन ऑफ, या डेफिनेशन तो है ही वो, लेकिन बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स या फ्लक्स, हमें फ्लक्स का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे इस पॉइंट पर, पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान ज्ञात करना है। आप सभी ने पता है कि फ्लक्स का हमारे पास में फॉर्मूला होता है E डॉट dA। ठीक है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, E dA
कॉस थीटा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान ज्ञात करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, जैसे कि आप सभी को पता है। ठीक है, एक बात आप सभी को पता है कि जब हमारे पास में कोई प्लस क्यू आवेश होता है वो रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करता है। ठीक है, क्या करता है? किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड को रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करता है। ठीक है, यदि इसी इलेक्ट्रिक फील्ड जहां मैंने ये प्लस क्यू आवेश है और ये भी प्लस क्यू आवेश है, यानी कि सेम एज दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जनरेट करते हैं ऐसे करके। सो आप सभी को देखने को मिलेगा कि ये भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इस प्रकार से जनरेट कर रहा होगा, ऐसे करके ऐसे करके। आप सभी को पता है कि जो हम सरफेस लेते हैं, एरिया जो लेते हैं सरफेस के परपेंडिकुलर लेते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स में, मैंने बहुत अच्छे से आप सभी को समझाया है। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास में यहाँ पे जो एरिया होगा वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, आप सभी को मैंने बताया था बहुत अच्छे से। तो यानी हमारे पास में सरफेस क्या हो गया, हमारे पास में मान लीजिए ये कोई स्पेयर, एक हमारे पास में स्पेयर है ऐसे करके ऐसे करके। तो मैंने आप सभी को बताया कि जो भी हम सरफेस जो हमारे पास में एरिया जो लेते हैं, हम क्या लेते हैं? सरफेस के परपेंडिकुलर। अब सपोज कीजिए कि हमारे पास जो स्पेयर है ऐसे रखा हुआ है ऐसे, और इसके बीच में यहाँ पे रखा हुआ है प्लस क्यू आवेश जो कि अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जनरेट कर रहा है। ठीक है, अब हमें इस पॉइंट से यहाँ पर ये मान लीजिए ये हमारे पास में स्पेयर है, तो हमारे पास में सरफेस क्या हो गया? परपेंडिकुलर। इसके सरफेस के एरिया क्या होता है हमारे पास में? हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर। तो यानी कि हमारे पास में एरिया क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये वाला एरिया क्या हो जाएगा हमारे पास में? सरफेस के परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास में ज्ञात होगा कि हमारे पास में सरफेस क्या है, हमारे पास में जो सरफेस के एरिया क्या है हमारे पास में? सरफेस के परपेंडिकुलर। हमेशा ध्यान रखना जो हम एरिया लेते हैं सरफेस के परपेंडिकुलर लेते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहीं से इसका क्या बनेगा, जो हम अभी मैथमेटिकल प्रॉब्लम को जो सॉल्व करेंगे वो यहाँ से ईजिली सॉल्व हो जाएगी। कैसे? देखना जरा। अब देखिए आप सभी को देखने को मिलेगा जो कि हमारे पास में एरिया की डायरेक्शन क्या है हमारे पास में? ये वाली। ठीक है, ध्यान से देखना जरा। अब देखिए इसने इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट किया कुछ इस प्रकार से। ठीक है, मैंने कहा मैंने इसे स्पेयर में ऐसे बंद कर दिया। ठीक है, मैंने वहां पर एक एरिया जो कंसीडर किया है, स्मॉल एरिया जो कंसीडर किया है वो ये वाला है। मैंने कहा एरिया की जो डायरेक्शन है वो ये वाली है, DA। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी तो यही है, आप सभी को देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है और एरिया की डायरेक्शन भी यही है। तो इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल कितना है? थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। बात समझ में आई क्या नहीं आई? देखिए, तो आप सभी को यहाँ से देखने को मिलेगा कि हमारे पास में जो एरिया है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दोनों एक साइड में होने के कारण उन दोनों के बीच में जो बनने वाली एंगल है, एंगल बिटवीन E एंड DA, दोनों के बीच में जो बनने वाली एंगल है वो क्या है? 0। ठीक है, तो यहाँ से जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान ज्ञात करेंगे, यहाँ पे इस पॉइंट पर जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान ज्ञात करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट अ पॉइंट ऑफ P। ठीक है, जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान ज्ञात करेंगे पॉइंट P पर, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा इस फॉर्मूले से? देखिए ज़रा, DA cos 0 डिग्री। ठीक है भाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालने का फॉर्मूला तो हमारे पास में यही है ना, तो हमने यही रख दिया यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे इन दोनों के बीच में DA नहीं, सॉरी, DA दूसरा E, ये हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और एरिया, इन दोनों के बीच में जो बनने वाला एंगल है थीटा वो क्या है हमारे पास में? 0 डिग्री। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास में ये होता है DA cos थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है? 0। तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा? DA cos 0 की वैल्यू 0, cos 0 का मान क्या होता है? 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा DA
कोई दिक्कत? यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान कितना है हमारे पास में, ई डी है। कोई दिक्कत है? यहाँ तक दिखाई दे रहा है ना अच्छे से? हाँ। तो हमारे पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास में, ई डी है, मैथमेटिकल फॉर्म से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से। चलो मान लीजिए आप, हम ये चलो यहाँ तुमने निकाल दिया। अब आपके दिमाग में आएगी एक बात, क्या हम इस पूरे स्फीयर में जब हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान ज्ञात करना है तो आप हमें यहाँ ज्ञात करके दिखाइए, क्या यहाँ भी इतना ही होगा? कि जब हमें पता है कि हमारे पास में प्लस क्यू आवेश है, वो जो सेंटर में रखा हुआ है, जो हमारे पास में प्लस क्यू आवेश है जो सेंटर में रखा हुआ है, क्या उसकी वजह से यहाँ पर इस पॉइंट पर भी हमारे पास में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान होगा क्या सेम होगा? देख लेते हैं। देखिए ज़रा, मैं इसे रब कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए ज़रा, हमने देखा कि क्या हमारे पास में इस पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान यही होगा। देखिए ज़रा, मैंने कहा आप सभी को इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान ऊपर की ओर है, और हम जो एरिया लेते हैं, जो एरिया कंसीडर करते हैं, वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो सिंपल सी बात है कि ये हमारे पास में एरिया की डायरेक्शन होगी, डी ए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान ऊपर की ओर जा रहा है, ऐसे जनरेट करा इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, तो सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान भी हमारे पास में ये होगा। ई की डायरेक्शन क्या होगी हमारे पास में, यही। और मैंने आप सभी को बताया कि ई और डी ए, तो बीच में जो बनने वाला एंगल कितना है हमारे पास में, थीटा कितना है, 0। तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, लगाइए फॉर्मूला यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, फाई ई इक्वल्स टू होता है हमारे पास में ई डी ए कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू क्या हमारे पास में 0, तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, ई डी ए कॉस 0 की वैल्यू 1, तो ई डी ए। यहाँ से भी हमारे पास में क्या प्राप्त, देखिए फ्लक्स की वैल्यू यहाँ से हमारे पास में कितनी आई, ई डी ए। बात समझ में आ रही है ना? यहाँ तक भी, यानी कि यहाँ इस पॉइंट पे निकाला हमने, तो भी हमारे पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान हमारे पास में यही आया। अब हम किसी भी स्फीयर के किसी भी पॉइंट्स को कंसीडर कर लें, तो हमारे पास में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वैल्यू प्राप्त होगी वो सेम प्राप्त होगी हमारे पास में। इस भी पॉइंट को कंसीडर करें या इस भी एरिया को कंसीडर करें, इस स्फीयर के किसी भी एरिया को हम अगर कंसीडर करेंगे तो हमारे पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो वैल्यू प्राप्त होगा वो हमारे पास में सेम होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, जब हमें यह ज्ञात हो गया कि हमारे पास में इस स्फीयर के हम किसी भी पॉइंट्स को कंसीडर करें तो हमारे पास में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो वैल्यू होगा वो सेम होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने इसके एक पॉइंट को उठाया और उसे क्या कर दिया, अब हम क्या करेंगे, इस पूरे के पूरे स्फीयर को इंटीग्रेट कर देंगे। हमारे पास में जो स्फीयर है हम इस पूरे के पूरे का इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि किसी भी सरफेस को छोटा छोटा जोड़ करके पूरे के पूरे इंटीग्रेशन करना। इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, जोड़ना। ठीक है, यानी कि जब हम किसी एक साइड का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास में पूरे के पूरे जितना भी स्फीयर में पूरे स्फीयर का हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, जिससे हमारे पास में क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे कंप्लीट इसका फ्लक्स का मान ज्ञात करने के लिए। ठीक है, अभी मैं इसे रब कर दे रहा हूँ, इसे नोट डाउन कर लेना, यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, उसे रब कर दे रहा हूँ। ठीक है, हो गया। चलिए देखिए ज़रा, हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला हमारे पास में है, फाई बराबर फाई इक्वल्स टू क्लोज सरफेस। मैंने क्या कहा, हमारे पास में एक बंद सरफेस है, ये क्लोज सरफेस का फॉर्मूला है। क्लोज सरफेस है यानी कि क्लोज सरफेस को दर्शा रहा है, सरफेस यानी कि क्लोज सरफेस को दर्शा रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास में क्या है, ई डॉट डी ए। ठीक है, कोई दिक्कत, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, सरफेस इंटीग्रेशंस ई डॉट डी ए। ठीक है, यहाँ पे cos थीटा आप सभी को पता है कि पूरे की पूरे इसमें पूरे स्फीयर में बनने वाला जो एंगल कितना है, 0 डिग्री, और 0 का मान हमारे पास में क्या है, 1, तो इसलिए हम यहाँ से cos थीटा को कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये इसके बराबर लिख रहे हैं हम ऐसे करके, इसे यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना। हाँ, तो हमारे पास में ये क्या है, हमारे पास इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस 0 डिग्री, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास में ई डी ए। ठीक है, क्लोज सरफेस। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इस पूरे के पूरे अगर स्फीयर को आप कंसीडर करें तो आप सभी को यह ज्ञात होगा कि हमारे पास में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान है पूरे के पूरे स्फीयर में ई की जो वैल्यू है वो समान है। मैं किसी भी पॉइंट को हमने कंसीडर किया तो हमारे पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान कितना आया, ई डी है, यहाँ किया ई डी है, तो यानी कि हमने पूरे के पूरे जब स्फीयर को कंसीडर किया तो हमारे पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान कितना आया, सेम। तो यानी कि ई की जो वैल्यू है हमारे पास में क्या है, सेम। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ई को हम यहाँ से बाहर निकाल लें क्योंकि क्या है इसकी वैल्यू समान है। तो ई को मैंने क्या किया, बाहर निकाल लिया और डी ए क्लोज सरफेस का इंटीग्रेशन, ठीक है। और जब हम सरफेस को इंटीग्रेशन करेंगे, सरफेस का एरिया का जो इंटीग्रेशन करेंगे, तो आप सभी को पता है कि जो स्फीयर होता है, जो इंटीग्रेशन स्फीयर का जो हमारे पास में इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, सरफेस का जो इंटीग्रेशन होता है आप सभी को पता है 4 पाई आर स्क्वायर। सरफेस का जो इंटीग्रेशन होता है वो हमारे पास में क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? स्टार्टिंग में ही मैंने आप सभी को बताया था इंटेंसिटी की डेफिनेशन क्या थी हमारे पास में, क्या थी हमारे पास में इंटेंसिटी की डेफिनेशन कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाई ई की वैल्यू ये 4 पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत है आप सभी को? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं है ना? तो देखिए ज़रा, हमारे पास में 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, आर से आर कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या हमारे पास में यहाँ पे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि किसके बराबर है, इसके। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, फाई बराबर क्लोज सरफेस ई डी ए बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यही तो हमें सिद्ध करना था, नहीं दिख रहा है ना? चलिए इसे मैं इस लाइन को ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। ये सब यहाँ तक समझ में आ गया ना, यहाँ तक कैंसिल आउट ये तो हो गया सब। और यहाँ के बाद में हमारे पास में इस सारी की सारी वैल्यू को कटअप करने के बाद में हमारे पास में जो हमें प्राप्त हुआ वो हमें क्या प्राप्त हुआ, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि फ्लक्स फाई ई के बराबर और क्लोज सरफेस ई डॉट डी ए के बराबर। यही तो हमारे पास में गॉस लॉ है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था आप सभी को कि हमें प्रूफ क्या करना है ये, और यही हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया कि हमारे पास में किसी भी क्लोज सरफेस से गुजरने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो मान होता है वो क्या होता है हमारे पास में, यानी कि किसी भी बंद सरफेस से अभिलंबित गुजरने वाली कुल विद्युत फ्लक्स का जो वैल्यू होती है हमारे पास में वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होती है। ये हमने प्रूव करके दिखा दिया कि इस क्लोज सरफेस से, कोई भी क्लोज सरफेस ले लीजिए आप, कोई भी क्लोज सरफेस ले लीजिए, 3D सरफेस होनी चाहिए, उसमें से निकलने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वैल्यू होगी हमारे पास में वो Q अपॉन क्या होगी हमारे पास में, ये वाली वैल्यू कि फाई ई बराबर क्लोज सरफेस का इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही होगी हमारे पास में। नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद में नेक्स्ट थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं इसे। नोट डाउन कीजिए, नोट डाउन कीजिए। क्या है हमारे पास में, हमारे पास में क्या रिजल्ट प्राप्त हुआ, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ तो दिख रहा होगा कि फाई ई बराबर इंटीग्रेशन, दिख रहा है ना, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, ठीक है। यही मैंने आपको डेफिनेशन में बताया। डेफिनेशन में मैंने क्या बताया आप सभी को कि द टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक फ्लक्स डाइवर्जिंग, यानी कि जो बाहर निकलता है, डाइवर्जिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस, किसी भी बंद सरफेस से डाइवर्ज होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है द नेट चार्ज एनक्लोज विद इन द सरफेस, ठीक है। यानी कि हमारे पास में किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो वैल्यू होती है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो मान होगा हमारे पास में 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम होता है। ये हमारे पास में गॉस लॉ है, इसे आप नोट डाउन कीजिए, रब करते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, हो गया। चलिए
रब करते हैं इसे। यहाँ तक आई होप सो आप सभी को समझ में आ गया होगा। इसमें हमारे पास में फ्लक्स का भी रोल है। और दूसरा, अब गॉस लॉ ने क्या कहा कि देखिए, जैसे हमने फ्लक्स के द्वारा हमने क्लोज सरफेस के प्रत्येक पॉइंट्स को डिस्कस किया, ठीक है, यानी कि हमने उसके ईच ऑफ पॉइंट्स को डिस्कस किया और उसमें से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकाला हमने। लेकिन क्या किया, उसे हम निकालने के लिए प्रत्येक पॉइंट्स को क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। क्या, जैसे मान लीजिए हमने ये हमने एक स्फीयर लिया, इसके प्रत्येक पॉइंट पे हमें यहाँ भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ज्ञात करना पड़ेगा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यानी कि इसके प्रत्येक पॉइंट्स को हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज करना पड़ेगा, यानी कि वहाँ पे हमें सभी पॉइंट्स को इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान ज्ञात करना पड़ेगा। लेकिन यदि हम कुछ ऐसा करें, हाँ एक बात और, यहाँ पे हमें क्या कहा, ये तो हमारे पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला है कि इसके प्रत्येक पॉइंट पर हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान ज्ञात करेंगे। तो हमें ज्ञात हो जाएगा कि इस पूरे के पूरे स्फीयर में से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान निकलेगा वो हमारे पास में क्या होगा, ई डॉट डी ए कॉस थीटा, ठीक है। लेकिन गॉस लॉ ने क्या कहा कि किसी भी आप दुनिया का कोई भी 3D सरफेस ले लीजिए, उसमें प्लस क्यू चार्ज को रखिए और उसमें से निकलने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान होगा वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा। कोई दिक्कत? आप इस बात को मान नहीं रहे होंगे कि ऐसा नहीं होता। मैंने ये प्रूव करके भी आप सभी को दिखा दिया है कि ऐसा होता है। चलो मान लीजिए, फिर भी मान लीजिए प्लस क्यू आवेश यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ नहीं, थोड़ा इधर मान लेंगे, थोड़ा स्पॉट आ रहा है उधर, मैं सिर्फ कर दे रहा हूँ, इसका कोई काम है भी नहीं, ठीक है। देखिए ज़रा, मान लीजिए प्लस क्यू आवेश यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, मैंने किसी स्फीयर में बंद किया जो कि आर रेडियस का है, ठीक है। तो इसमें से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फ्लक्स निकलेगा वो कितना होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, अभी मैंने बताया आप सभी को। मान लीजिए मैंने इसे एक और स्फीयर में बंद कर दिया, इसकी जो रेडियस है वो 2r है, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि जब हमने इसे एक स्फीयर से दूसरे स्फीयर में बंद किया तो क्या इसका स्फीयर का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान बढ़ेगा या घटेगा, यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान बढ़ेगा या घटेगा? ना तो बढ़ेगा और ना घटेगा। भाई एक बात बताइए मुझे, जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान इसके अंदर होगा वही तो इसके बाहर से पास होगा। भाई इसमें कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसमें थोड़ी ना बन रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो यहाँ पे बन रहा है ना प्लस क्यू आवेश के कारण, और जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट करेगा ये तो उतना ही तो इसमें से बाहर निकलेगा। सो इसीलिए, और इसमें से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है, इतना, तो सिंपल सी बात है ना कि इसमें से भी इतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा। तो हमारे पास में गॉस लॉ ने एक बात और कही थी कि जो गॉस लॉ है, गॉस लॉ जो है वो किसी भी फिगर के शेप एंड साइज पर डिपेंड नहीं करता है। किसी भी बॉडी का शेप एंड साइज कुछ भी हो, उसमें से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो मान होगा, जो वैल्यू होगी, वो हमारे पास में क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगी। कोई दिक्कत नहीं है ना। आप दुनिया की कोई भी किसी भी शेप्स को कंसीडर कर लीजिए। मान लीजिए आपके पास में ये कोई 3D सरफेस है, ठीक है, इसमें प्लस क्यू आवेश, लेकिन एक कंडीशंस उन्होंने बताई कि आवेश हमेशा अंदर होना चाहिए। आवेश यदि अंदर है तो उसमें से निकलने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वैल्यू होगी वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम। कोई भी सरफेस ले लीजिए आप, कोई भी सरफेस ले लीजिए, मान लीजिए 3D सरफेस हमारे पास में ये है, एक क्लोज है, ठीक है, इसमें से निकलने वाला जो प्लस क्यू आवेश होगा, आप सभी को पता है कि ऐसे जनरेट करता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, ऐसे करके। ये 3D सरफेस है हमारे पास में, ठीक है, जो कि क्लोज्ड है, ठीक है, प्लस क्यू आवेश यहाँ पे रखा हुआ है। तो इसमें से आप सभी को पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स कुछ इस प्रकार जनरेट करेगा ये, ठीक है, यानी कि इसमें से निकलने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वैल्यू होगी वो कुछ नहीं, सीधा सिंपल ये निकाल दो कि हमारे पास में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान होगा वो इतना होगा। मैंने आप सभी को बताया प्लस क्यू आवेश अंदर होना चाहिए और इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हमारे पास में शेप होगा जो वो क्लोज्ड होनी चाहिए, ठीक है। डेफिनेशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी भी बंद ब्रिज से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान जो होता है वो हमारे पास में 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना, ठीक है। अब देखिए, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगी। अब
इसे लगाने की, इस लॉ को लगाने की कुछ कंडीशंस होती हैं, ठीक है, इस लॉ को लगाने की कुछ कंडीशंस होती हैं। हाँ, एक बात और आगे एनसीईआरटी में लिखा, ये टॉपिक भी है कि यदि मान लीजिए हमारे पास में कोई प्लस क्यू आवेश है, ठीक है, और ये बाहर रखा हुआ है, ये कोई शेप है, ठीक है, ये कोई क्लोज सरफेस है, और आप सभी को पता है जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जनरेट करेगा, तो इस शेप में से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, ये बहुत बेहतरीन टॉपिक है कि इसमें से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा। अब आप इसे कैसे ज्ञात करेंगे? अब एक बात देखिए, सबसे पहले इस शेप को हमने कंसीडर किया, ठीक है, हमने इसके छोटे से यहाँ जहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंटर हो रहा है उसे हमने कंसीडर किया। हमने देखा कि इसमें जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो मान है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो तो अंदर की ओर है, ठीक है, और हमारे पास में इलेक्ट्रिक, आप सभी को पता है कि जो सरफेस एरिया होता है वो क्या है, इसके परपेंडिकुलर है, यानी कि हमारे पास में डी ए तो इस साइड में है और डी ई इस साइड में है, ठीक है। अब देखिए दूसरी बात, यहाँ पे हमने ये एरिया कंसीडर किया जहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर की ओर निकल रहा है, ठीक है। यहाँ पे एरिया क्या होगा हमारे पास में बाहर की ओर, भाई सिंपल सी बात है, इसके परपेंडिकुलर होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर एरिया हम हमेशा लेते हैं, ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिया एक एरिया, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान भी कुछ इस साइड में ही है, डी, ठीक है। अब एक बात बताइए मुझे, इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल 0 डिग्री, ठीक है। अब आप एक बात बताइए मुझे, यहाँ से हमारे पास में जो वैल्यू प्राप्त होगी वो क्या होगी हमारे पास में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फॉर्मूले से फाई बराबर लगा दीजिए ई डी ए कॉस थीटा कॉस 0, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास में ई डी ए, कोई दिक्कत। यहाँ से हमारे पास में क्या प्राप्त हो जाएगा, हमारे पास में प्लस ई डी ए प्राप्त, ये हमारे पास में ये आ जाएगा निगेटिव cos 80 180, यहाँ से हमारे पास में वैल्यू प्राप्त आ जाएगी फाई की ये वाली। तो जब मैंने यहाँ पर इस एरिया में जब नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला तो हमारे पास में दोनों को जोड़ देंगे हम, ई डी ए माइनस ई डी ए, तो हमारे पास में नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान क्या आ जाएगा 0, क्या आ जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान क्या आ गया हमारे पास में 0। क्यों? मैंने स्टार्टिंग में आप सभी को बताया था कि गॉस लॉ ने साफ शुद्ध अक्षरों में कहा है कि किसी भी बंद सरफेस में जो हमारे पास में चार्ज है, जो हमारे पास में जो आवेश है, वो हमेशा कहाँ होना चाहिए, क्लोज सरफेस के अंदर। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में 2-3 एग्जाम्पल दिए थे आप सभी को कि हमारे पास में जो भी क्या होना चाहिए, जो आवेश होगा वो हमारे पास में सरफेस के अंदर होना, क्लोज यानी कि जो हमारे पास में शेप ले रहे हैं उसके अंदर होना चाहिए। अरे इतनी देर से तो बता रहा हूँ, इसीलिए तो हमारे पास में इसमें से बाहर निकलने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान है वो 0 है। क्यों है वो? इसीलिए है क्योंकि हमारे पास में आवेश जो है वो इसके अंदर ना होकर के बाहर है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो इसे आप नोट डाउन कीजिए, उसके बाद में से और थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशन तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके जो टॉपिक है वो डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे हम कहाँ पर इसके नियम को लगा सकते हैं। तो चलिए इसके कुछ पॉइंट को डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसे नियम इसके लगाने के कुछ नियम है। क्या है? फर्स्ट, गॉस थ्योरम इज ट्रू all closed for closed surface, for all closed surface। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास में ये हो गया कि हमारे पास में गॉस थ्योरम जो है हमारे पास में ये क्या है,
कि सभी क्लोज सरफेस के लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए कि हमारे पास में सभी क्लोज सरफेस के लिए ट्रू है, सत्य है। ठीक है, क्लोज सरफेस होना चाहिए। दूसरा, हमारे पास में जो चार्ज होना चाहिए वो किसी भी शेप के अंदर होना चाहिए, उसके लिए सत्य है। ठीक है, और दूसरी बात इसमें हमारे पास में एक पॉइंट और डिस्कस था, एक पॉइंट और आता है हमारे पास में कि हमारे पास में सेकंड पॉइंट क्या है कि इट्स डज नॉट डिपेंड ऑन शेप एंड साइज। यह किसी भी प्रकार के, मैंने क्या कहा आप सभी को कि ये किसी भी प्रकार से किसी आकृति पर या शेप एंड साइज पर डिपेंड नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। इसके लिए ये नहीं है कि हमारे पास में कोई भी आकृति चाहे कैसी भी क्यों ना हो वो 3D सरफेस होनी चाहिए। दूसरा, आप बस चार्ज जो हो हमारे पास में उसके अंदर होना चाहिए। शेप चाहे कैसी भी क्यों ना हो, जैसे मैंने आप सभी को बताया था एग्जांपल लेकर के, इसने कहा कि शेप और साइज़ पर डिपेंड नहीं करता है। हमारे पास में जो गॉस लॉ है शेप एंड साइज पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, डज नॉट डिपेंड ऑन शेप एंड साइज, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक पॉइंट और कि हमारे पास में कोई प्लस क्यू आवेश होगा और जो हमने शेप ली है वो कभी भी उस फ्लक्स को ना काटे, इंटरसेक्ट ना करे। यानी कि उस जो हमने जो यानी कि हमारे पास में जो शेप लिया है, हमने जो आकृति ली है वो कभी भी इंटरसेक्ट ना करे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। यानी कि हम जब कोई भी एरिया कंसीडर करेंगे, जब एप्लीकेशन करेंगे हम गॉस थ्योरम की, तो हम हमेशा उस एरिया को कंसीडर करने से पहले हमारे पास में ये जान लेना आवश्यक है कि हमारे पास में जो एरिया हम कंसीडर कर रहे हैं वो हमारे जो फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है हमारे पास में, उसे इंटरसेक्ट तो नहीं कर रहा है। ठीक है, खासकर दूसरा इसमें सिमेट्री विमेट्री होती है, वो भी मैं जैसे हम आगे पढ़ेंगे जब हम एप्लीकेशंस पढ़ेंगे उनके साथ में हम सभी को मैं डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, तो यहाँ तक यदि आप सभी को समझ में आ गया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, यहाँ तक अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। इसके एक दो पॉइंट्स हैं तो उसे मैं डिस्कस कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है।